नमस्कार। इस वीडियो में हम अशोक मौर्य के स्तंभ लेखों की चर्चा करेंगे। अशोक मौर्य के स्तंभ लेखों को दो भागों में विभाजित किया गया है, वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। पहले हम वृहद स्तंभ लेखों की चर्चा करेंगे। वृहद स्तंभ लेख अशोक की 7 राजाज्ञाएं हैं जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों से मिलती हैं। ये स्थान इस प्रकार हैं। पहला, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, इसके बारे में शमसे सिराज अफीफ ने अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़ शाही में लिखा है कि यह लेख है वो मूल रूप से हरियाणा के टोपरा नामक स्थान पर था। कालांतर में फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली के फ़िरोज़ शाह कोटला दुर्ग में स्थापित करवा दिया गया। 7वां स्तंभ लेख अर्थात 7वीं राजाज्ञा केवल यहीं से मिलती है। तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है वो जो 7 स्तंभ लेख हैं जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों से मिले हैं उनमें सबसे प्रमुख है, और जो अशोक की 7 राजाज्ञाएं हैं वो पूरी इसी पर मिलती हैं। अन्य जो 6 स्थानों पे हमें स्तंभ लेख मिले हैं उनमें 7 की बजाय 6 राजाज्ञाएं हैं, उनमें 7वीं राजाज्ञा नहीं मिलती है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है उसके अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे फ़िरोज़ शाह की लाट भी कहा गया है इसको, भीमसेन की लाट कहा गया है, दिल्ली शिवालिक लाट कहा गया है, सुनहरी लाट कहा गया है। तो ये बात हुई दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख की। लघुत्रात्मक प्रश्न में भी ये पूछा जा सकता है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर टिप्पणी करिए, तो उसमें आप पूरा बताएंगे कि शमसे सिराज अफीफ अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़ शाही में बताता है कि यह स्तंभ लेख मूल रूप से हरियाणा के टोपरा नामक स्थान पर था, जिसे कालांतर में फ़िरोज़ शाह तुगलक द्वारा दिल्ली के फ़िरोज़ शाह कोटला दुर्ग में स्थापित करवा दिया गया। और अशोक की 7 राजाज्ञाएं केवल यहीं से मिलती हैं, अन्य स्तंभ लेखों पर केवल 6 राजाज्ञाएं हैं। और इस दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख के अन्य नाम हैं वो इस प्रकार हैं: फ़िरोज़ शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट। दूसरा स्थान है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, यानी ये शमसे सिराज अफीफ के अनुसार ये जो स्तंभ लेख है मूल रूप से मेरठ में था। कालांतर में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसको मेरठ से दिल्ली के फ़िरोज़ शाह कोटला में स्थानांतरित करवा दिया, इसलिए इसका नाम पड़ गया दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। इसमें अशोक की 6 राजाज्ञाएं हैं। इसी प्रकार बिहार के चंपारण जिले से 3 स्थानों से हमें स्तंभ लेख और मिले हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरराज और रमपुरवा। तीनों स्थानों से हमें अशोक की 6 राजाज्ञाएं मिलती हैं स्तंभ लेखों पर: लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरराज और रमपुरवा, तीनों बिहार के चंपारण जिले में स्थित हैं। छठा स्थान है वो है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग, यह स्तंभ लेख है वो मूलतः कौशाम्बी में था। कालांतर में अकबर के द्वारा कौशाम्बी से मंगवाकर इसको इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया गया, और तब से इसको प्रयाग स्तंभ लेख कहा जाने लगा। मूलतः कौशाम्बी में था, कालांतर में अकबर द्वारा कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया गया, इसलिए ये प्रयाग स्तंभ लेख कहा जाने लगा। इसमें भी अशोक की 6 राजाज्ञाएं हैं। तो हमने सप्त वृहद स्तंभ लेख, सप्त का मतलब 7 वृहद यानी बड़े स्तंभ लेख, स्तंभों पर लिखे हुए लेख, ये 6 भिन्न भिन्न स्थानों से मिले हैं जो हमने पढ़े हैं। पहला दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, इसी पर पूरी 7 राजाज्ञाएं हैं अशोक की। इसके अलावा अब जो भी नाम मैं बोलूँगा उन पे 6 राजाज्ञाएं हैं, जैसे दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, लोरिया अरराज स्तंभ लेख, रमपुरवा स्तंभ लेख, ये तीनों चंपारण बिहार से हैं। और प्रयाग स्तंभ लेख मूलतः कौशाम्बी में था, बाद में अकबर ने इसको कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया। तो अंतिम 5 जगहों पर जो स्तंभ लेख मिले हैं उनमें 7वीं राजाज्ञा नहीं मिलती है। अब हम अध्ययन करते हैं कि इन वृहद स्तंभ लेखों की विषय वस्तु क्या है। जो 7
राजाज्ञाएं हैं वो क्या क्या हैं? तो जो पहली राजाज्ञा या अपन बोल सकते हैं कि प्रथम स्तंभ लेख है वो है अशोक द्वारा धर्माधिकारियों को धर्मानुसार शासन करने का दिया गया आदेश। स्तंभ लेखों में पहले स्तंभ लेख या पहली जो राजाज्ञा है वो है अशोक द्वारा धर्माधिकारियों को धर्मानुसार शासन करने का दिया गया आदेश। दूसरा स्तंभ लेख है उसमें बताया गया है धम्म क्या है और धम्म की क्या विशेषताएं हैं। दूसरे स्तंभ लेख में बताया गया है कि धम्म क्या है और धम्म की क्या विशेषताएं हैं। तीसरा स्तंभ लेख है उसमें बताया गया है आसीनव और निजति के बारे में। आसीनव का मतलब है दुर्गुण और निजति का मतलब है आत्मनिरीक्षण, यानी दुर्गुण कौन से दुर्गुण हैं जिनसे हमें दूर रहना है ताकि हम धम्म का पालन कर सकें, और कहीं हमारे भीतर दुर्गुणों ने वास तो नहीं कर लिया है, इसके लिए हम समय समय पर आत्मनिरीक्षण करते रहे, निजति। ये बातें तीसरे स्तंभ लेख में बताई गई हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं चौथे स्तंभ लेख में क्या है। चौथे स्तंभ लेख में अशोक द्वारा नियुक्त रज्जुक नामक अधिकारी है, उसके अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है अशोक के द्वारा कि राज्याभिषेक के 26वें वर्ष उसने रज्जुकों को न्यायिक अधिकार प्रदान किए। तो चौथा स्तंभ लेख है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ लेख है जिसमें रज्जुकों के अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी दी गई है। साथ ही साथ प्रशासन में न्याय समता और दंड समता का उल्लेख है वो इस स्तंभ लेख में किया गया है। इस स्तंभ लेख में बताया गया है कि अशोक के प्रशासन में न्यायिक समानता और दंड समानता थी। पांचवा स्तंभ लेख है उसमें अशोक ने उन जीवों के नाम गिनवाए हैं जिनका वध उसने निषिद्ध कर दिया था। पांचवें स्तंभ लेख में अशोक ने उन जीवों के नाम गिनवाए हैं जिनके वध पर उसके द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। छठे स्तंभ लेख है, छठा स्तंभ लेख अशोक के प्रजा हितकारियों की चर्चा करता है। छठे स्तंभ लेख में अशोक के द्वारा प्रजा के कल्याण के लिए गए कार्यों का वर्णन है। सातवां स्तंभ लेख जो केवल दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर है उसमें धम्म क्या है इसका उत्तर दिया गया है। धम्म क्या है यानी धम्म की विशेषताएं बताई गई हैं। इसके अलावा अशोक के द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों के बारे में बताया गया है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति और उनके कार्यों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा ब्राह्मण, आजीवक, निर्ग्रंथ, श्रमण आदि संप्रदायों का उल्लेख किया गया है। तो सातवें स्तंभ लेख है उसमें धर्म की विशेषताएं हैं, कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख है, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, उनके कार्यों का उल्लेख है। इसके अलावा जो ब्राह्मण संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय है, निर्ग्रंथ है और श्रमण संप्रदायों का उल्लेख किया गया है। तो ये सातवें स्तंभ लेख की विषय वस्तु है। सातवां स्तंभ लेख केवल दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख है उसी पर प्राप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं लघु स्तंभ लेखों की। लघु स्तंभ लेख से जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है लघु यानी छोटे स्तंभ लेखों पर हैं। ये अशोक की राजकीय घोषणाएं हैं। लघु स्तंभ लेख अशोक की राजकीय घोषणाएं हैं। इनमें 5 प्रमुख हैं। सांची लघु स्तंभ लेख मध्य प्रदेश में, सारनाथ लघु स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में, कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख उत्तर प्रदेश में, रुमिंदेई या लुम्बिनी लघु स्तंभ लेख नेपाल में और निगलीवा या निगाली सागर लघु स्तंभ लेख नेपाल में। अब जो सांची, सारनाथ और कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख हैं, सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, इन लघु स्तंभ लेख हैं उनमें अशोक के द्वारा क्या राजकीय घोषणा की गई है वो ये है कि इन तीनों ही लघु स्तंभ लेखों में अशोक बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में सामने आता है। यानी अशोक इनमें ये बताता है कि जो बौद्ध धर्म जो भिक्षु भिक्षुणी हैं यदि वो बौद्ध धर्म के विपरीत कार्य करेंगे तो वो सफ़ेद कपड़े पहना के एक बहुत ही सुनसान जगह पे उनको सजा दी जाएगी, वहाँ पे उनको रखा जाएगा। तो इन तीनों लघु स्तंभ लेखों में अशोक है वो बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में हमारे सामने आता है। कौन से 3 लघु स्तंभ लेख? सारनाथ, कौशाम्बी और सांची लघु स्तंभ लेख। इसके बाद कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख है उसमें अशोक की रानी करुवाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इस कारण इसे रानी का अभिलेख भी कहा गया है। कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा गया है क्योंकि इसमें अशोक की रानी करुवाकी के द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इसके बाद में आता है रुमिंदेई
लघु स्तंभ लेख या लुम्बिनी लघु स्तंभ लेख जो कि नेपाल में स्थित है। अब इस स्तंभ लेख के लघु स्तंभ लेख की खास बातें हैं कि ये हैं कि इसमें बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है और ये बुद्ध के जन्म का प्राचीनतम पुरातात्विक प्रमाण है। रुमिनदेई या लुम्बिनी लघु स्तंभ लेख है वो बुद्ध के जन्म का प्राचीनतम पुरातात्विक प्रमाण है। इसमें बलि और भाग का उल्लेख है। बलि धार्मिक कर था जिसे लुम्बिनी में अशोक ने माफ कर दिया था, और भाग है वो भूराजस्व कर था जिसे अशोक ने 1/4 से घटाकर 1/8 कर दिया। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि यह लघु स्तंभ लेख है वो आर्थिक विषय वाला है। इसमें मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है। अगला है वो है निगलिवा या निगाली सागर लघु स्तंभ लेख जो कि हमें नेपाल से प्राप्त होता है। इसमें अशोक ने बुद्ध कनक मुनि के स्तूप को द्विगुणित करवाया, यानी उसका आकार बड़ा किया, ये जानकारी मिलती है। निगलिवा लघु स्तंभ लेख जो नेपाल में स्थित है उससे ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने इस यहाँ पर स्थित स्तूप जो बुद्ध कनक मुनि का था उसका आकार है वो दुगुना करवाया। तो ये हमने चर्चा की अशोक के स्तंभ लेखों की। स्तंभ लेखों को हमने 2 भागों में विभाजित किया, वृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। वृहद स्तंभ लेख हैं उन पे अशोक की 7 राजाएं हैं जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों से मिली हैं। 6 स्थान हैं दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, लोरिया अरराज स्तंभ लेख, रंपुरवा स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख। इनमें जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है उनमें अशोक की 7 राजाएं हैं, और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, लोरिया नंदनगढ़, लोरिया राज, रंपुरवा और प्रयाग स्तंभ लेख में 6 राजाएं हैं। यानी उनमें अंतिम 7वीं राजाज्ञा नहीं है। अंतिम 7वीं राजाज्ञा है वो केवल दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में ही है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है वो पहले टोपरा नामक स्थान पर था। फिरोज शाह ने उसे फिरोज शाह कोटला दिल्ली में स्थापित करवा दिया, और इसके अन्य जो नाम हैं वो हैं, इसको दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को फिरोज शाह की लाट, भीमसेन की लाट, दिल्ली शिवालिक लाट, सुनहरी लाट आदि नामों से जाना जाता है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि प्रयाग स्तंभ लेख है वो भी मूल रूप से कौशाम्बी में था, और कालांतर में अकबर के द्वारा कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में इसको स्थापित करवा दिया गया। वृहद स्तंभ लेखों की विषय वस्तु यह है कि पहली राजाज्ञा या पहला जो लेख है वो अशोक द्वारा धर्माधिकारियों को धर्मानुसार शासन करने का आदेश है। दूसरे स्तंभ लेख में धम्म क्या है और धम्म की विशेषताएं बताई गई हैं। तीसरे स्तंभ लेख में आसीनव यानी दुर्गुण और निजति यानी आत्मनिरीक्षण के बारे में बताया गया है। चौथे स्तंभ लेख में रज्जुकों के अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख है, और प्रशासन में न्याय समता और दंड समता का उल्लेख है। 5वें स्तंभ लेख में उन जीवों के नामों का उल्लेख है जिनके वध पर अशोक के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। 6ठे स्तंभ लेख में अशोक के द्वारा किए गए प्रजाहित के कार्यों का उल्लेख है। 7वें स्तंभ लेख में धम्म की विशेषताएं, धम्म महामात्रों की नियुक्ति और उनके कार्य, और कुछ संप्रदाय जैसे ब्राह्मण संप्रदाय, आजीवक, निर्ग्रंथ, श्रमण संप्रदायों का उल्लेख है। उसके बाद आता है लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख क्या है? लघु स्तंभ लेख अशोक की राजकीय घोषणाएं हैं। वृहद स्तंभ लेखों पे तो क्या है, अशोक की 7 राजाज्ञाएं हैं, लेकिन लघु स्तंभ लेखों में अशोक की राजकीय घोषणाएं हैं। ये मुख्य रूप से 5 लघु स्तंभ लेख हैं। उनमें जो पहले 3 हैं उनमें अशोक है वो बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में हमारे सामने आता है। तो वो 3 जो लघु स्तंभ लेख हैं वो हैं सांची, सारनाथ और कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख। इन तीनों में अशोक बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में हमारे सामने आता है। इसके साथ साथ कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में हमें अशोक की रानी करुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, इस कारण उसे रानी का अभिलेख कहा गया है। इसके अलावा रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख है जो बुद्ध
के जन्म का प्राचीनतम पुरातात्विक प्रमाण है। इसमें बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है। इसमें मौर्यों के बलि और भाग नामक कर का उल्लेख है। बलि धार्मिक कर था और लुम्बी वो जो भाग है वो भूराजस्व कर था, जिसको अशोक ने लुम्बिनी में 1/4 से घटाकर 1/8 कर दिया था। और बलि जो धार्मिक कर था उसके लुम्बिनी में अशोक ने उस कर को माफ़ कर दिया था। और अंतिम जो लघु स्तंभ लेख है वो निगलिवा या निगाली सागर स्तंभ लेख है नेपाल में। तो इस प्रकार ये हमने अशोक के स्तंभ लेखों की चर्चा की।